दो तीन स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कल ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी हार्दिक और दो तीन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये शायद पहला लेक्चर ले रहे हैं। ओके, आप चिंता ना करो राहुल, हम आपको लेक्चर अभी भेज देंगे कल का। तो आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब सॉल्ट सत्याग्रह तो जानते ही होगा ना, गांधी जी ने दांडी का मार्च करके नमक सत्याग्रह किया था, इतना तो स्कूल में पढ़ रखा है। कितने किलोमीटर चले थे गांधी जी? 387 किलोमीटर चले थे। वेरी गुड। ओके, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है दांडी? नवसारी गुजरात, नवसारी गुजरात। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओके, तो और उत्तराखंड से कितने लोग थे दांडी मार्च? 3 लोग का नाम बता सकते हैं? कान हाँ, कानपाल तो बहुत सारे कानपाल हो गए। ओके, हाँ, भैरव दत्त जोशी और गोरखा वीर। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, यू पीपल आर रिवाइजिंग। ओके, वेरी गुड। ओके गाइस, बस यही चीज है, कंटिन्यूअस रिवाइज आप करेंगे ना, कठिन नहीं है भाई। कठिन तब हो जब आप खुद चीजें ढूंढना चाहो। मैं तो यहाँ आपको ना वो एमटीआर रेसिपी नहीं देखते हो जब आप सुपर स्टोर में जाते हो ना, जस्ट रेडी टू ईट, बस आपको बस डब्बा कट करना है, पैन चढ़ाना है या ओवन में डालना है, बस ऑन कर लेना। यहाँ मैं आपको परोस के दे रहा हूँ, बस आपको उसे याद ही तो करना है यार, सिंपल चीज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जैसे दिल्ली में क्या होता है ना, वो हल्का हल्का रफ साइड बता देंगे, बाद में वो कह देंगे अब आप पढ़िए, पढ़ के आना। ओके, एनसीईआरटी पढ़ो, बिपिन चंद्रा पढ़ो, या आपके बनर्जी पढ़ो, या कोई और किताब। ओके, वो आपके ऊपर, वो आपको यहाँ पर, मैं तो यहाँ आपको एक एक लाइन लिखवा दे रहा हूँ, आपको तो बस घर जाके इस चीज को रिवाइज कर दो। ओके, तो ये चीज है। और टोटल कितने मेंबर थे दांडी मार्च में? 78। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा, ये दांडी मार्च में कितने कितने मेंबर थे? 78। 78 है। हाँ, गांधी जी को इंक्लूड किया तो 79। हाँ, टोटल अगर देखा जाए। ओके, अब वो तो फिर आप वो एसएसबी वाला टाइप का पूछ रहे हो। ओके, ठीक है, ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट द थिंग्स। नेक्स्ट, तो क्लास कल हमने आई थिंक वी वर ऑन द गांधी इरविन पैक्ट। ओके, तो गांधी इरविन पैक्ट, तो गांधी जी ने किस तारीख को दांडी मार्च शुरू की थी? 24 मार्च से 6 अप्रैल। ओके, तो यहां पे इन्होंने गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी। सर 12 मार्च है शायद। 12 मार्च, सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी, आई एम सॉरी, 12 मार्च, 12 मार्च। हाँ हाँ, 12 मार्च से 6 अप्रैल, 6 अप्रैल। मैंने गांधी जी को तो वंदे भारत में बैठा दिया। ओके, सॉरी। ओके, 12 मार्च टू 6 अप्रैल। ओके ओके, दांडी मार्च शुरू की थी। ठीक है, अब दांडी मार्च शुरू हुई की तो एक तरीके से ब्रिटिश के अगेंस्ट भारत में माहौल बनता चला गया। ब्रिटिश के अगेंस्ट जब भारत में माहौल बनता चला गया तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बैकफुट पे आ गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट बैकफुट पे आ गई। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही थी कि गांधी जी और अलोंग विद कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट से समझौता कर लें, और उस समझौते का हमें मिला किस रूप में? गांधी इरविन, इरविन उसमें वाइसरॉय थे, पैक्ट। ये 5 मार्च 1930 को हुआ, 5 मार्च 1930 को हुआ। इस इरविन समझौते में गांधी ब्रिटिश सरकार एग्री हुई कि हम गांधी जी की काफी मांगों को मानेंगे। ओके, तो 1931, सॉरी सॉरी, अरे नहीं नहीं, 5 मार्च, गलत लिखा है आपने, 5 मार्च है। हाँ, 5 मार्च, सॉरी सॉरी, हाँ, जस्ट मिनट, 5 मार्च को आपके 1931 को, ये जो, ठीक है, 5 मार्च 1931 को ये आपके ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी की, कांग्रेस की मोस्टली मांगे मानी, और गांधी जी ने ये एग्री किया कि हम टेम्परेरली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड कर रहे हैं और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। मैं अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक साथ पढ़ाऊंगा। ओके, अब होता क्या है, गांधी जी एक
मतलब इकलौते रूप में कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाते हैं इंग्लैंड। ओके, ब्रिटिश ने पहले से ही शतरंज के जैसे कहते नहीं है पूरी चाल बिछा के रखी हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इससे पहले हो चुकी थी, नवंबर 1930 से में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल क्यों हुई थी? क्योंकि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, इसलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सक्सेस के लिए कांग्रेस का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सक्सेस के लिए कांग्रेस का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी था। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को गांधी जी को मनाने के लिए गांधी इरविन पैक्ट कराया गया, कांग्रेस मान भी गई और गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग अलॉन्ग विद जिन्ना को एक तरीके से पीछे से सपोर्ट करने, बैकडोर सपोर्ट करना शुरू कर दिए थे। और मुस्लिम लीग और जिन्ना और साथ में प्रिंसली स्टेट्स ये पहले कहने लग गए कि पहले पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, फिर उसके बाद पहले पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, फिर उसके बाद चीजें होंगी। ओके, जिन गांधी जी का कहना मानना था कि लेट्स वी कैन मतलब टॉक अबाउट मोर फ्रीडम, मोर ऑटोनॉमी, और ये सब चीजें सेकेंडरी बात है। जिन्ना ने कहा था हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं, ब्रिटिश भारत को छोड़ने से पहले हिंदू मुस्लिम के सारे इश्यूज सॉल्व कर दें, फिर उसके बाद ब्रिटिश जाए। मतलब जिन्ना ने तो उसका असर क्या हुआ? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सैबोटाज हो गई, खत्म हो गई, कुछ इनकंक्लूसिव निकली। सेकेंड राउंड टेबल का कुछ नहीं हुआ। गांधी जी डिजेक्टेड और गुस्से में भरे हुए इंडिया वापस आते हैं और आते ही क्या करते हैं? रिज्यूम करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो उन्होंने सस्पेंड कर रखी थी। बट इस बार ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट एक्स्ट्रा तैयार थी और उस समय नए वॉइसरॉय आ गए थे, विलिंगडन। उन्होंने जैसे ही गांधी जी ने कहा कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिज्यूम कर रहे हैं, सबसे पहले अरेस्ट किया, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया, सारी कांग्रेस की प्रॉपर्टीज, सारे बैंक अकाउंट सब जब्त कर लिए गए। ओके, और एक तरीके से मतलब भारत में जो कांग्रेस के ऊपर एक काफी सीवियर ब्रिटिश ऑपरेशन शुरू हो। ओके, उसके बाद जब इतना जबरदस्त एक्शन चला तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? धीरे 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 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिनिश हो गई और कुछ समय बाद गांधी जी ने खुद ही कहा कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लें। तो पहले हम ये चीज पढ़ेंगे, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे आते हैं। ओके, लिख लीजिए क्लास, नेक्स्ट लाइन। आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट, आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट, इरविन पैक्ट, गांधी जी पार्टिसिपेटेड, गांधी जी participated in the second session of round table conference, in the second session of round table conference from 7 September to December 1931, from 7 September to December 1931, from 7 September 1931 to December 1931. However, in this the second roundtable conference was inconclusive. The second roundtable conference was inconclusive, and Gandhi ji came to India with heavy and dejected heart. Gandhi ji came to India with heavy and dejected, D-E-G-E-C-T-E-D, dejected heart, the Congress Working Committee on 1st January 1932, the Congress Working Committee on 1st January 1932 decided to restart the civil disobedience movement, decided to restart the civil disobedience movement
However, the new viceroy, Wellington, and the British administration was fully prepared. The new viceroy Wellington and the British administration was fully prepared. They arrested Gandhi ji, Jawaharlal Nehru, Khan Abdul Ghaffar Khan. They arrested Gandhi ji, Jawaharlal Nehru, Khan Abdul Ghaffar Khan, Abdul गफ्फार खान। नए स्टूडेंट्स, इन्हीं को फ्रंटियर गांधी कहते हैं, इन्हीं को फ्रंटियर गांधी कहते हैं, सीमांत गांधी। और ये इकलौते पाकिस्तानी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, इकलौते पाकिस्तानी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला। ओके, द ओनली इंडियन who has received the highest medal of Pakistan, दिलीप को। सितारा है पाकिस्तान, महात्मा गांधी ने। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, उन्होंने पाकिस्तान की खूब मदद की थी ना। हाँ, रॉ को खत्म कर दिया था, हमारे नेता ऐसे ही हैं, रॉ को खत्म कर दिया था। फिर ये रॉ जो है पड़ोसियों के बीच में दुश्मनी बढ़ाती है। पाकिस्तान खुश हो, और पाकिस्तान को ही फोन करके बता रहे थे कि हम आपकी ने न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर निगाह रख रहे हैं। पाकिस्तान खुश हो गया कि इन्हें तो सितारे पाकिस्तान से नवाजा जाना चाहिए। तो द ओनली पाकिस्तानी हु हैज रिसीव्ड भारत रत्न इज खान अब्दुल गफ्फार खान, एंड द ओनली इंडियन हु रिसीव्ड सितारे पाकिस्तान इज मोरारजी देसाई, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे। और यह क्लास, अब मैं थोड़ा सा एक हल्का सा अलग, और यही समय था क्लास कि आईएसआई ने भाई रॉ खत्म हो गई, रॉ से लीड ले ली, आईएसआई ने रॉ से लीड ले ली। यही समय था भाई, सिंपल बात है। रॉ जब थी तो रॉ आई, मतलब आपको बता दूं, रॉ का सबसे पहला इंटरनेशनल जो मिशन था वो क्या था? सबसे पहला इंटरनेशनल मिशन सिक्किम को, रॉ को किसने स्टैब्लिश किया था? वो स्टैब्लिश रॉ। आई होप रॉ तो समझते होंगे ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंडिया की के आर काओ, ओके, के रामेश्वर काओ, ओके। तो उन्होंने स्टैब्लिश किया था। ओके, तो आपके सिक्किम को भारत में मिलाना रॉ का पहला मिशन था। ओके, वैसे तो 65, 66, 67 में करीब 65 के बाद रॉ का एक तरीका अस्तित्व में आया था। ओके, तो जब रॉ को मोरारजी देसाई ने भंग कर दिया तो डेफिनेटली उनके पास आईएसआई थी, हमारी कोई एक एक्सटर्नल एजेंसी थी नहीं। उसी के बाद कश्मीर में आतंकवाद जन्म लिया, कश्मीर और पंजाब में आईएसआई ने 2 जगह टारगेट किया, कश्मीर में और पंजाब। ओके, सर्च कर लिया गूगल में, आर्यन काव ना, रामेश्वर नाथ काव, आर्यन काव, रामेश्वर नाथ काव ने स्टैब्लिश किया था। ओके, और राव आपके मोरारजी, इसलिए तो ये चीज ध्यान रखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान इज आल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। ठीक है, देखिए, ब्रिटिश इवन डिक्लेयर्ड कांग्रेस एज इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिटिश इवन डिक्लेयर्ड कांग्रेस एज इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। The British came down heavily on protesters. British came down heavily on protesters. By
confiscating their property, cattles, confiscating their property, cattles. Sir, what is the meaning of confiscating? जब्त करना, जब्त करना, confiscating, confiscating का मतलब होता है बेटा जब्त करना। By confiscating their property, cattles, okay, house, etc. लिखिए, slowly and gradually, the people's participation declined in civil disobedience movement. Slowly and gradually, the people's participation declined in civil disobedience movement, and on 8th May 1933, on 8th May 1933, Gandhi ji suspended 8th May 1933, Gandhi ji suspended once again the civil disobedience movement for few weeks. Suspended the civil disobedience movement for few weeks and went on for 21-day fast. And went on for 21-day fast in favor of depressed classes and untouchables, in favor of depressed classes and untouchables. Even then गांधी जी का विचार, वैसे कल आपको मैंने कुछ विचार बता भी दिए थे, जो मैंने आज बताया था बिहार में 1934 में जो भूकंप आया था, ओके, 8.5 रिक्टर स्केल का, गांधी जी ने क्या कहा था कि ये भूकंप ईश्वरीय प्रकोप है उन सवर्ण वर्गों के ऊपर जो कि निचले वर्ग के ऊपर अत्याचार कर, तो उस भूकंप से निचले वर्ग नहीं मरा होगा। मतलब वो जो कल आप एज फैक्टर बोल रहे थे ना, तो वो एज फैक्टर उनके बयानों से पता चल रहा। ओके, आप समझ रहे हो ना? उन्होंने कहा ये गांधी जी का नोटेड स्टेटमेंट है कि जब बिहार में इतने लोग मरे तो उन्होंने कहा ये ईश्वरीय प्रकोप है सवर्णों का, ताकि क्योंकि आप नीचे अवर्णों के ऊपर अत्याचार करते हो, यहां लोग मर रहे हैं, तो आपको इतना मतलब एक इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि बिकॉज भूकंप से तो कोई भी मर सकता है। भूकंप ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ सवर्णों के मकान गिरेंगे और अनटचेबल्स के मकान नहीं गिरेंगे। हाँ, उनके झोपड़ी होती है तो डेफिनेटली सवर्णों के आपके ईंटों वाला क्या, तो पर बिहार का ये जो भूकंप था उसमें गांधी जी का ये स्टेटमेंट भी आया था। ओके, तो मतलब अगर कभी आप, क्योंकि क्लास में हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं ना, तो हमने तो हिस्ट्री और डिटेल से पढ़ रखी ना, तो इस स्टेटमेंट के ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि गांधी जी ऐसा कैसे बयान दे सकते हैं। ओके, बट उन्होंने बिहार में तब भूकंप जब आपको पढ़ा रहा था तो लगा ला बता दो, हमने कहा पर चलो हिस्ट्री में बताऊंगा, हिस्ट्री में ज्यादा पहले गांधी जी ने 8 मई 1933 से 21-डे फास्ट पे गए। क्यों गए? इन ऑर्डर टू सपोर्ट द डिप्रेस्ड क्लासेस, क्योंकि डेफिनेटली तब भारत में अत्याचार बहुत होता था, जो डाउन ट्रॉडन थे, ऑप्रेस्ड थे। ओके, लिख लीजिए। लेटर ऑन 1 अगस्त 1933, लेटर ऑन 1 अगस्त 1933 गांधी जी टुक बैक द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ध्यान रखना किस तारीख को, 1 अगस्त 1933 गांधी जी टुक बैक द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट
As a result, Vittal Bhai Patel and Subhash Chandra Bose. As a result, Vittal Bhai Patel and Subhash Chandra Bose declared Gandhi ji as failed leader. As a result, Vittal Bhai Patel कौन थे? वल्लभ भाई पटेल के ब्रदर. As a result, Vittal Bhai Patel and Subhash Chandra Bose. Vittal double T है. Vittal Bhai Patel and Subhash Chandra Bose declared Gandhi ji as a failed leader. In October 1934, Gandhi ji resigned from the Congress. 34. Gandhi ji resigned from the Congress. गांधी जी ने कांग्रेस ही छोड़ दी थी 1934 में, अक्टूबर 1934 में. Resigned from the Congress and engrossed himself in Harijan upliftment movement. Engrossed himself in Harijan upliftment movement. Engrossed himself in Harijan upliftment movement. अब यहाँ पे कितने फैक्ट्स, कई सारे फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे. ओके, गांधी जी ने कब टेम्परेरली सस्पेंड किया? 8 मई 1933 को सीडीएम को. सीडीएम 2 बार सस्पेंड हुआ है. एक बार गांधी इरविन पैक्ट के बाद सस्पेंड हुआ है और एक गांधी जी ने 8 मई 1933 को सस्पेंड किया. फिर 1 अगस्त 1933 को गांधी जी ने सीडीएम को वापस ले लिया. ये फैक्ट है. ये जो पीसीएस एग्जाम है ना, इनमें जम के पूछे जाते हैं. फिर किस किसने गांधी जी को फेल्ड लीडर बोला था? विट्ठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस ने फेल्ड लीडर बोला था. तीसरी चीज है, आपके गांधी जी ने कब कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? 19 अक्टूबर 1934 को गांधी जी ने कांग्रेस ही छोड़ दी. ओके, और दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं, ये गांधी जी का आप गूगल कर लिए, गांधी जी के खुद विचार थे कि जब 1947 में भारत को आजादी मिल गई थी, गांधी जी के एक विचार थे कि कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए. कि कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव क्या था? देश की आजादी है, देश की आजादी मिल गई, अब सब एक नई पार्टी बनाए, फिर चुनाव लड़ा जाए. ओके, बट सबके कुछ के अलग अलग मोटिव्स थे. तो ओके ओके, सबके नहीं, कुछ के. ओके ओके, लिखिए गाइस. ओके, सो क्लियर गाइस. अब हेडिंग डालिए क्लास, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास. कहीं कोने में इंपॉर्टेंट लिख देना. ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये मेंस में आता है, मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है. आईएएस के प्री में पूछा जाएगा, पीसीएस ईसीएस में मेंस में पूछ लिया जाएगा. क्योंकि पीसीएस में मेंस प्री में ऐसे क्वेश्चन थोड़े कम देखे हैं बनते हुए. उत्तर प्रदेश पीसीएस पूछ ले, राजस्थान पीसीएस पूछ ले, या बिहार या हिमाचल पूछे तो आ सकता है. उत्तराखंड वैसे फिलहाल इतना डीप क्वेश्चन प्री में मारता नहीं है. ठीक, ओके. देखिएगा, कंपैरिजन बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. कंपैरिजन बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम एंड एनसीएम के बीच में. तो मैं एक चीज और आपको पहले बता चुका था, क्वेश्चन मैं आप ही से पूछ रहा हूं. चलिए बेटा, ये बताओ, सीडीएम और एनसीएम में लीथल कौन था ज्यादा? दोनों ही नॉन लीथल थे. एनसीएम लीथल था, सीडीएम लीथल था. ठीक है, देखो, 3 तरह के गांधी जी के मूवमेंट थे. नए स्टूडेंट ध्यान से सुन लेना, देखो समझ लेना. सबसे पहले गांधी जी ने शुरू किया असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. गांधी जी के 3 मूवमेंट थे: असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, और क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है, क्लियर है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब हम आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे. ओके, तो मतलब जैसे इंडियन वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया, इंडियन टीचर्स ने स्कूल्स का बहिष्कार कर दिया, स्टूडेंट्स का बहिष्कार कर दिया. ओके ओके, स्टूडेंट्स ने स्कूल्स का बहिष्कार कर दिया, टीचर्स ने भी स्कूल्स का बहिष्कार कर दिया. ओके, ब्रिटिश शिक्षक आए आए, उनका कोई मतलब नहीं था. तो मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने एक तरीके से ब्रिटिश के लॉ को चैलेंज नहीं किया, बस ये कहा हम आपके साथ काम नहीं करेंगे. ओके, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे. ओके, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज अ स्टेप अहेड ओवर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. इसमें कौन सा लॉ ब्रेक किया गया? सॉल्ट लॉ. फिर कल मैंने आपको बताया था, एक और टैक्स बताया था, चौकीदारी टैक्स, जो कि
जो कि फॉरेस्ट के ऊपर लगता था। ओके, फॉरेस्ट टैक्स लगता है, चौकीदारी टैक्स, इन सबका नॉन। गांधी जी ने कह दिया था कि नो रेवेन्यू नो रेंट कैंपेन, कि आपके ऊपर जो रेंट और रेवेन्यू ब्रिटिश सरकार लेती है वो भी नहीं लेंगे। तो सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में एक तरीके से ब्रिटिश के कानून को सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा मतलब हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, अवज्ञा आंदोलन, हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन। और क्विट इंडिया मूवमेंट, डायरेक्ट एक्शन। ओके, उन्होंने नारा दिया था ना, करेंगे या मरेंगे। ओके, तो कि मतलब प्लीज फॉर द गॉड सेक लीव इंडिया, एंड मतलब जस्ट फॉर द गॉड सेक लीव इंडिया, गांधी जी का यही स्टेटमेंट था। क्योंकि उन्होंने कहा था जापानीज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश है और जापानीज ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। अगर इंडिया को वो छोड़ देते हैं ब्रिटिश, तो जापानीज का कोई मोटिव ही नहीं है इंडिया पे कब्जा करने का। तो उन्होंने कहा क्विट इंडिया मूवमेंट। तो गांधी जी की ये तीनों जो मूवमेंट थी क्लास, वो कहीं ना कहीं उनकी इंटेंसिटी बढ़ रही। एनसीएम लीस्ट लीथल, सीडीएम मोर लीथल, एंड मोस्ट गांधी जी के हिसाब से अहिंसा को ध्यान में रखते हुए, मतलब कीप इन माइंड कि गांधी जी अहिंसात्मक थे। ओके, और वो भगत सिंह तो थे नहीं। ओके, तो एनसीएम लीस्ट लीथल, सीडीएम मोर लीथल। सर जी ध्यान से, जापानीज कॉलोनीज में। हम्म, अब मैं तो ये भी कई लोगों के ब्लॉग्स और कई लोगों के विचार सुन रखा कि अगर गांधी जी को, गांधी जी जिंदा रहते तो हमारी सरकार ही, मतलब कोई भी सरकार हो, शुरुआत की जवाहरलाल नेहरू की सरकार ही उनको सबसे पहले अरेस्ट कर देती। ओके, क्योंकि बिकॉज आप, सिंपल बात है, एडमिनिस्ट्रेशन को ना क्लास आप कैप्टिव नहीं ले सकते। आप समझ पा रहे हो ना इस चीज को समझना, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बना है, आप एडमिनिस्ट्रेशन को कैप्टिव नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जांपल किसानों ने जो धरना किया, आप आपकी मांगे हैं, आप अपनी मांगे हैं, बट आपकी वजह से कितने लोगों को मुश्किलें हुई। आप, सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा था, इफ यू रिमेंबर शाहीन बाग धरना, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था ठीक है धरना देना, पिकेटिंग करना आपका फंडामेंटल राइट है, पर रोड पे चलना, मूवमेंट करना दूसरे का भी फंडामेंटल राइट है। तो आप अपने फंडामेंटल राइट के लिए दूसरे के फंडामेंटल राइट को क्यों आप वो कर रहे हो। आप भारत में ग्रीवियंस रिड्रेसल के बहुत सारे मैकेनिज्म है, कोर्ट जाइए। ओके, इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस में रिजल्ट रहा भाई, देखो पंजाब में 0 सीट मिली बीजेपी को। ओके, रिजल्ट रहा, पर इसका मतलब हर चीज आप समझ रहे हो ना, कि जो मैंने अभी बोला था, ये मैंने 2-3 किताबों में और चीजों में पढ़ा कि गांधी जी अगर जिंदा रहते तो पहली सरकार ही उनको जेल में रख देती, कि ब्रिटिश तो फिर भी उनको निकाल देते थे, पहली सरकार रख दी जेल में। पोटी श्री रामलू जेल में आमरण अनशन किया था आंध्र रीजन पे, नहीं 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 नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं टिके, वो आमरण अनशन करते करते मर गए। अब हु वाज पोटी श्री रामलू, ही वाज द, हाँ, फॉर सेपरेट आंध्र प्रदेश, और इन्होंने फास्ट अनटू डेथ किया। हाँ हाँ, फास्ट अनटू डेथ किया, नहीं झुकी कांग्रेस, और फास्ट अनटू डेथ करते करते खत्म भी हो गए, नहीं झुकी थी कांग्रेस। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को ना क्लास, आप समझो कल को आप जब डीएम एसडीएम या एसपी बनोगे, एडमिनिस्ट्रेशन आप कैप्टिव नहीं ले सकते कि आपकी मांग करो कि हम नहीं तो ये धरना दे देंगे, सड़क बीच सड़क चल रही है, 10 लोग आने जाने वाले हैं, कैसे रोकोगे। तो तुम जापानीज की बात कर रहे हो ना, हमने तो ब्लॉग, मतलब हम तब तो ब्लॉग्स नहीं होते थे, ये जो आर्टिकल्स हैं, पेपर्स हैं, बुक्स हैं, मैं कहता कि अगर बाद में होते, क्योंकि गांधी जी की जो स्टाइल थी ठीक थी, मतलब हम उस पर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बट क्योंकि भाई वो भारत की आजादी के लिए स्टाइल थी, इसलिए हम तारीफ कर रहे हैं। बट अगर एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ये ब्लैकमेलिंग की स्टाइल है भाई, मेरी बात नहीं मानोगे, धरना। ओके ओके, तो ये धरने वाली स्टाइल नहीं है, देयर आर, आप, अब ठीक है क्योंकि ब्रिटिश की कोर्ट भी ब्रिटिश की बात ही सुनते थे, मैं इसलिए चीज, तो इसको इसको ब्रॉड माइंडेडली सुन, जो समझना जो मैं कह रहा हूं। ओके, गांधी जी की स्टाइल मैंने क्या बताया, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, पहले वो ब्रिटिश से 2-2 हाथ करते थे, फिर हाथ मिला लेते थे, फिर 2-2 हाथ करते थे, तो मतलब या तो दुश्मन बनाओ या दोस्त बना लो। तो गांधी, ये मैं ही नहीं कह रहा, ये बिपिन चंद्रा कह रहे हैं, बिपिन चंद्रा, द बैड डैट थिक बुक पेंगुइन वाली, गांधी जी की स्टाइल ही थी स्ट्रगल
ट्रूस स्ट्रगल। ट्रूस मतलब क्या होता है? समझौता ना। पहले दो दो हाथ, स्ट्रगल मतलब दो दो हाथ, फिर हाथ मिलाना, फिर दो दो हाथ। तो गांधी जी की स्टाइल ही ऐसी थी। और जब स्ट्रगल में क्या करता था, अब गांधी जो अहिंसा वाले थे, तो वो टिकटिंग, धरना, प्रदर्शन। ओके, ओके, एक गाल दोगे, कल आपने लोकसभा में सुना होगा, दूसरा गाल जीसस क्राइस्ट बोल दिया, कि पता नहीं जीसस क्राइस्ट ने कहाँ बोला कि एक गाल दोगे दूसरा गाल देंगे। ओके ओके ओके, लिखे लिखे गाइस। ओके, कल नहीं बोला तो जीसस क्राइस्ट है, जीसस, मैंने तो नहीं सुना कभी जीसस क्राइस्ट ने ऐसा कहा हो कि एक गाल दोगे दूसरा गाल देंगे। ओके ओके लिखे गाइस, कंपैरिजन ऑफ, ओके, कंपैरिजन ऑफ सीडीएम एंड एनसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। द सीडीएम बोले तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। द सीडीएम ब्रैकेट में लिखो 1930 टू 1934। कब से कब तक चली थी ना? 1930 टू 1933, अक्टूबर 1933 लिख दीजिए। ओके, अगस्त 1930 टू 1933 was a step further over NCM, was a step further over NCM। 1921 to 1922 NCM, 1921 to 1922 in several respects। नंबर वन, अब देखो, अब समझना क्लास, ये पूरी एनालिसिस है। एनसीएम का उद्देश्य क्या था? एनसीएम का क्या उद्देश्य था? याद करो, मैंने क्या पढ़ाया था? स्वराज। स्वराज मतलब डोमिनियन स्टेटस। सीडीएम का क्या था? कंप्लीट। हम एनसीएम में सिर्फ मांग रहे थे कि हमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और कनाडा वाला शासन चाहिए, जिसमें हेड तो क्वीन रहेगी, या हेड क्राउन रहेगा, और हम बाकी मामलों में ऑटोनॉमस रहेंगे, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और कनाडा वाला। पर सीडीएम में मांग रहे थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये हमें ब्रिटिश को अब बाहरी करना है, हमें सेल्फ रूल करना, सॉवरेन। ओके, नंबर वन, द फॉर्मर हैड एन ऑब्जेक्टिव, द फॉर्मर ब्रैकेट में चाहे तो सीडीएम, द सीडीएम हैड ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीवमेंट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएंगे, और तब अगर नहीं ध्यान रहा ना तो क्वेश्चन गलत करके आओगे। द सीडीएम हैड ऑब्जेक्टिव, that is the achievement of complete independence, while the NCM was more focused on vague word Swaraj, was more focused on vague, एक बार समझते, hazy, not clear, vague word Swaraj and remedying of wrongs, दो wrongs थे, remedying of two wrongs, खिलाफत and पंजाब, खिलाफत and पंजाब wrongs, remedying of two wrongs, खिलाफत and पंजाब wrongs। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, के क्या चलता है, हाँ? पंजाब, वही पंजाब रॉन्ग्स थे, पंजाब रॉन्ग्स। यस, वर्ल्ड वॉर टू वॉज, आजादी मिली। तो एक बार मैं खत्म करूँ फिर बता दूँ, फिर नहीं तो ये रह जाएगा। ओके, फिर मैं बता दूँ, बहुत सारी रीजन मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। इट वॉज द मेन रीजन, इंडिया को आजादी वर्ल्ड वॉर टू के कारण ही मिली। बाकी तो सब सेकेंडरी है, बाकी तो सिर्फ सब अपने अपने लीडर्स को महान बताते हैं। तो गांधी जी भी बहुत महान थे, उन जैसा महान व्यक्ति कम मिल पाना मुश्किल है। पर ये कहा जाए कि हमें गांधी जी ने आजादी दिलाई है, मतलब मेन चीज ब्रिटिश नहीं आसा, ब्रिटिश के बैकबोन टूट गई थी वर्ल्ड वॉर टू। ब्रिटिश कंट्रोल ही नहीं कर सकते थे इंडिया। ओके, अगर ये वर्ल्ड वॉर टू नहीं होती तो ब्रिटिश क्या कर सकते थे? मैक्सिमम क्या करते, इंडिया को सॉवरेन सॉवरेन स्टेटस तो देते ही नहीं। वो 1935 में कुछ रिफॉर्म्स दे करके इंडिया को झुंझुना पकड़ा देते और कुछ। ओके, बट वर्ल्ड वॉर टू जो हो गया, तब अभी पहले लेट मी फिनिश दिस थिंग। ओके, लिखिएगा पॉइंट नंबर 2। as the very name suggests as the very names of the movement suggest as the very name of the movement suggests, the methods adopted during the CDM
The method adopted during the CDM involved deliberate violation of law, involved deliberate violation of law, deliberate violation of law, which was more militant than those practiced in NCM, merely than which was more militant than those practiced in NCM, merely non-cooperation with British, merely non-cooperation with British, merely non-cooperation with British. Next, point number third. Participation in CDM involved greater risk for the people. Participation in CDM involves greater risk for the people compared to NCM. मैंने क्या पढ़ाया? गवर्नमेंट ने सारी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली, के उनकी संपत्तियां, मकान, कैटल सब जब्त कर लिए। भैया एनसीएम में ऐसा के for government adopted policy of ruthless repression, RUTHLESS, ruthless repression from the very beginning, in the case of CDM movement, ruthless repression from the very beginning in case of CDM movement. Next, the participation of women, business groups, and peasantry was much greater in CDM. The participation of women, business group, peasantry was much greater in the CDM compared to NCM. The participation of business group, women, peasantry was much greater in CDM compared to NCM. Next point. The CDM resulted in Congress becoming organizationally much stronger comparatively to NCM. Much more mobilized भी कह सकते हैं। अब अगर आप स्पेसिफिक मेंस आंसर लिख रहे हो तो लिख सकते हैं मोबिलाइज्ड, लोग जुड़ते चले गए थे। पर नेगेटिव क्या था? नेगेटिव लिखवाने वाला हूं। ये तो पॉजिटिव हो गया, अच्छी बातें होगी सीडीएम के लिए। नेगेटिव क्या था? नेगेटिव एक ही था, मेन चीज मुस्लिम पार्टिसिपेशन एनसीएम में, क्योंकि खिलाफत इशू चल रहा था, ज्यादा था। यहाँ कोई खिलाफत इशू नहीं था, और फिर जिन्ना के 14 पॉइंट्स आ चुके थे, तो मुस्लिम पार्टिसिपेशन सीडीएम में ना के बराबर था। ओके, लिख लीजिए। However, the CDM, next paragraph, however, the CDM was a retrograde step. However, the CDM was a retrograde step comparison to NCM, compared to NCM in certain other aspects, compared to NCM in certain other aspects. Number one, the CDM was not marked by
The CDM was not marked by same. The CDM was not marked by same Hindu-Muslim unity, Hindu-Muslim unity as it was witnessed in NCM. The CDM was not marked by same Hindu-Muslim unity as it was witnessed in NCM. As it was witnessed in NCM. ब्रैकेट में चाहे लिख लो. In NCM, there was Khilafat issue, which mobilized Muslims to participate with Congress. Which mobilized Muslims to participate with Congress. While during CDM, Jinnah with his 14 points. Jinnah with his 14 points. Jinnah with his 14 points made the Muslims to shun Congress, SHUN, to shun Congress. SHUN, shun मतलब छोड़ देना, ओके, किनारे कर देना. नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट था. 1930 के आसपास कम्युनिस्ट बहुत सक्रिय हो गए थे, कम्युनिस्ट, ओके. तो लेबर पार्टिसिपेशन भी जितना एनसीएम में ज्यादा था, क्योंकि तब उतना सीडीएम में नहीं था. लिख लीजिए क्लास, द पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर in the CDM was far less compared to NCM, because by 1930 to 1933, there were many communist organizations. There were many communist organizations who considered Congress and Mahatma Gandhi as bourgeois. Yes, this is a French word. हाँ, मिडिल क्लास का मतलब एंटरप्रेन्योर, जो थोड़ा सा बिजनेस क्लास होता है, बूर्जुआ. ध्यान रखिए, इट इज नॉट बोर्गोइज, ओके. ये फ्रेंच लिखी अलग जाती है, बोली अलग जाती है, बट इट इज बूर्जुआ. बूर्जुआ मतलब जो अपर क्लास हो, जिसके हाथ में वेल्थ. फ्रेंच रेवोल्यूशन बूर्जुआ के मतलब एक इन जनरल बूर्जुआ ने जब एक मिडिल क्लास ने सपोर्ट किया था, ओके, रिच क्लास के अगेंस्ट, टोटल एलीट क्लास के अगेंस्ट, ओके. तो वो क्लियर है गाइस. तो ये एनसीएम और सीडीएम का अंतर था. हेडिंग डालिए क्लास, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. आई थिंक 15 मिनट तो रख सकते हैं ना. पहली कॉन्फ्रेंस तो आज खत्म ही करते हैं, क्योंकि कल मेरे को 2 टारगेट है. सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और पूना पैक्ट. ओके, ये खत्म हो जाएगा, ओके. क्योंकि क्लास के थर्सडे फ्राइडे में हूँ नहीं, तो मैं नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैं तो ऐसा कोशिश करूंगा कि मैं मतलब 5-6 दिन लेकर के, मैं ज्यादा बचे नहीं है. मॉडर्न इंडिया शायद 7-8 लेक्चर बचे. लेट्स फिनिश दिस मॉडर्न इंडिया एंड वी विल स्टार्ट विद इंडियन इकोनॉमी, ओके. तो अब रखिएगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन. फ्लैशबैक देखते हैं. नवंबर 1927 में कौन सा कमीशन आया? साइमन. इस पे नारे लगे थे, साइमन गो बैक. ठीक है, साइमन कमीशन आया. साइमन कमीशन क्यों आया? साइमन कमीशन भारत में कॉन्स्टिट्यूशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसको स्टडी करने के लिए आया था. तो साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी,
उस रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए कौन सी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ध्यान रखिएगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई? साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। साइमन कमीशन क्यों आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया था, उसको स्टडी करने के लिए आया था कि ये चल रहा है नहीं चल रहा, सही क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। तो साइमन कमीशन जो अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए कि इंडिया का फ्यूचर गवर्नमेंट कैसा होगा, किस तरीके से होगा, फेडरल होगा नहीं होगा, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। ओके, अब बुलाए नहीं को गई थी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बट पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी, ये चली थी आपके नवंबर 1930 से। तो जब नवंबर 1930 में चल रही शुरू हुई थी, तो 30 भैया, ओके सेकेंड राउंड में 31, तो नवंबर 1930 में जब चली, तो उस समय कांग्रेस थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रही थी, गांधी जी सॉल्व सत्याग्रह कर रहे थे। तो गांधी जी तो कांग्रेस ने साफ मना कर दिया कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएंगे ही नहीं। तो पहली कॉन्फ्रेंस बगैर कांग्रेस के हुई थी। और कांग्रेस इतना बड़ा दल, भाई आजादी से पहले तो एक ही दल था कांग्रेस, इतना बड़ा दल जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो रिजल्ट वाज 0। ब्रिटिश को भी मालूम हो गया कि बगैर कांग्रेस के बात नहीं बन सकती। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। ओके, तो इसीलिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए ब्रिटिश को कांग्रेस को मनाना पड़ा, और इसलिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ। समझो, इतिहास समझो, इतिहास में बिल्कुल लाइन वाइज चीजें समझ में आएगी। गांधी इरविन पैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश को कांग्रेस को मनाना था कि तुम आ तो जाओ डिस्कशन टेबल पे, और कांग्रेस तो अड़ी हुई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे हैं हम, तो इसलिए कांग्रेस की बातें मानी गई। समझ में आया क्लास? लिख लीजिए क्लास, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द इंडियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस which held three sessions which held 3 sessions from 12 November 1930 from 12 November 1930 to December 19 to 24 December 1932, 12 November 1930 to 24 December 1932। आखिरी सेशन तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का लास्ट डे 24 दिसंबर 1932 था, 24 दिसंबर 1932। ये टोटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का स्पैन है, मतलब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ओके, हाँ, 1930 से 24 दिसंबर 1932 चल रही। दीज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस is described as first, second and third round table conference. These round table conference was described as first, second and third round table conference. Round table conference. In this, the report of Simon Commission was to be discussed. In this report of Simon Commission was to be discussed. हेडिंग डाली क्लास फर्स्ट आरटीसी, शॉर्ट में लिखना, पर मेंस में शॉर्ट में मत लिखना, ओके, वहां पूरा पूरा लिखोगे। फर्स्ट आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट आरटीसी। देखिए, ऑन 11 सितंबर 1930, on 11 September 1930, British announced the round table conference. The British government announced the round table conference. The conference was opened officially by the conference was opened officially by British Emperor King George V, British Emperor King George V on 12th November 1930 in London. King George V on 12th November 1930 in London. It was chaired by British Prime Minister. It was chaired by British Prime Minister Ramsay MacDonald. Ramsay MacDonald.
full stop. 16 delegates represented the 16 delegates represented the three political parties of Britain. 16 delegates represented the three political parties of Britain. Political parties of Britain and 57 political leaders from India representing the Indian opinion, representing the Indian opinions, with the only exception of Indian National Congress, with the only exception of Indian National Congress. देखिए, the main representatives were as follows. The main representatives were as follows. Muslim League, Muhammad Ali Jinnah, Muhammad Shafi, Muhammad Ali Jinnah, Muhammad Shafi, SHAFI, Aga Khan, शफी, हाँ मोहम्मद शफी, नहीं वो दूसरे थे, मोहम्मद शफी कम्युनिस्ट पार्टी के नहीं थे, मोहम्मद शफी, आगा खां। कम्युनिस्ट तो धर्म में बिलीव ही नहीं करते थे, कम्युनिस्ट तो धर्म में बिलीव ही नहीं करते थे। ओके, आगा खां, you cannot be simultaneously a communist and Muslim League member, and same vice versa, you cannot be a communist and Hindu Mahasabha member. Okay, मोहम्मद शफी, आगा खां, मोहम्मद अली, फजलुल हक, फजलुल हक, मोहम्मद जफरुल्ला खां, मोहम्मद जफरुल्ला खां, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? मुस्लिम लीग को। हिंदू महासभा वाज रिप्रेजेंटेड बाय, हिंदू महासभा वाज रिप्रेजेंटेड बाय एमआर जयकर, एमआर जयकर, बीएस मुंजे, एमआर जयकर, बीएस मुंजे, दीवान बहादुर राजा नरेंद्र नाथ, दीवान बहादुर राजा नरेंद्र नाथ, दीवान बहादुर राजा नरेंद्र नाथ। ओके, नेक्स्ट, इंडियन लिबरल पार्टी वाज रिप्रेजेंटेड बाय, इंडियन लिबरल पार्टी वाज रिप्रेजेंटेड बाय, लिबरल पार्टी वाज रिप्रेजेंटेड बाय तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, सीवाई चिंतामणि, सीवाई चिंतामणि, चिंतामणि, एस श्रीनिवास शास्त्री, एस डॉट श्रीनिवास शास्त्री, चिमनलाल सीतलवाड़, जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट में थे, चिमनलाल, चिमनलाल सीतलवाड़, चिमनलाल सीतलवाड़। डिप्रेस क्लासेस, डिप्रेस क्लासेस was represented by B.R. Ambedkar, depressed classes was represented by B.R. Ambedkar, and important है, ये important है,
and Rettamalai Srinivasan, ये इंपॉर्टेंट है, Rettamalai Srinivasan. Indian Christians were represented by K.T. Paul. Indian Christians was represented by K.T. Paul. Labor was represented by N.M. Joshi and B. Shiva Rao. N.M. Joshi and B. Shiva Rao. Women was represented by, ये सब चीजें आपके बुक्स में नहीं है. Women was represented by बेगम जहां आरा शाहनवाज. बेगम जहां आरा शाहनवाज. आई होप लिख लेंगे. जहां आरा शाहनवाज एंड राधाबाई सुब्बरायन एंड राधाबाई सुब्बरायन. इतने काफी है. ओके, इसमें इंपॉर्टेंट डिप्रेस क्लासेस हैं. वी ऑल नो बी आर अम्बेडकर तो थे, पर बी आर अम्बेडकर कौन से थे? रत्तमलाई श्रीनिवासन. ओके, देखिए क्लास. The concept of All India Federation was supported. The concept of All India Federation was supported while Dr. B.R. Ambedkar demanded a separate electorate for untouchables. While Dr. B.R. Ambedkar demanded the separate electorate for untouchables. Most of the Congress leaders were absent. Most of the Congress leaders were absent because they were either in jail. They were either in jail or boycotting the conference. So without Congress, the entire exercise turned out to be fruitless. The entire exercise turned out to be fruitless. Full stop. The conference ended with Indian princes. Agreeing for federation. Indian princes मतलब जो princely states थे. Indian princes agreeing with federation with a weak central government. अब ध्यान रखना, कल यहां से शुरू करेंगे. पहली कॉन्फ्रेंस में जितने राजा रजवाड़े थे वो फेडरेशन के लिए एग्री हो गए थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट वीक रहेगी और फेडरेशन स्ट्रांग रहेंगे, स्टेट स्ट्रांग रहेंगे. एग्री हो गए थे. ओके. हाउएवर British realized the futility of holding conference without Congress. So it was ended
futility, futility, futility of holding a conference without Congress. So the conference ended inconclusive. So conference ended inconclusive on 19 January 1931. 19 January 1931. सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में जैसे कांग्रेस पार्टिसिपेट की थी, प्रिंसली स्टेट्स ने यू टर्न ले लिया, फेडरेशन नहीं चाहिए। ब्रिटिश ने इंसाइट कर दिया था ना, अगर फेडरेशन सब तैयार हो गए होते तो मामला ही चीज हो जाती। ब्रिटिश ने दो को चाबी लगाई, प्रिंसली स्टेट्स और मोहम्मद अली जिन्ना। नहीं, प्रिंसली स्टेट्स से कहा गया था फेडरेशन के लिए कर जाओ, वी विल गिव यू द थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे रोक रहा हूँ क्लास। कल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट, और बीच में इससे पहले दीपावली डिक्लेरेशन भी पढ़ाएंगे क्लास, क्योंकि सारा चीज आना चाहिए आपको। मैं चाहता हूँ मेरे नोट्स के अलावा आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है गाइज? ओके, तो कल मुलाकात होती है, कल मेरा शेड्यूल यही रहेगा। ठीक है? ओके, पहले फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा मॉडर्न इंडिया, और उससे पहले आपके पार्सर की जो पहले होगी उत्तराखंड, फिर उसका पार्सर, फिर उसके बाद ओके क्लास। ठीक है गाइज? ओके, देख लीजिएगा, बारिश के समय है, थोड़ा मतलब या तो रेन सूट कैरी करिए, और क्लास ड्राइव बहुत संभाल के करिएगा, बहुत सारे गड्ढे हैं। ओके, कल मेरी गाड़ी भी गड्ढे में जाते जाते बची। ओके, क्योंकि जल्दी जल्दी काम हुआ है रोडों का, तो रोड बारिश के कारण रोड कहीं कहीं बीच में बहुत क्रैक होकर टूट रही है। ओके, तो प्लीज जो लोग टू व्हीलर से आते हैं, सेफ फर्स्ट है। ओके, क्लास बाय चांस छूट गई ना, तो आप रिकॉर्डेड क्लास मांग सकते हैं भैया, हड्डी हड्डी बचा के रखना अपनी। ओके, ठीक है गाइस? ओके, थैंक यू। यही चीज कह रहा हूँ, जल्दीबाजी मत मचाना, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, सारी क्लास रिकॉर्डेड होकर मिल जाएगी, 12 घंटे के अंदर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, तो उसमें मत परेशान होना, क्लास छूट जाएगी, क्योंकि सेफ्टी पहले है। बारिश के दिन है, बारिश बहुत तेज हो रही है, और रोड भी कई जगह बहुत जगह खराब है। सहस धारा में जो कि नई नई रोडें बनी है, बहुत जगह पुलिया टूट रही है, ओके, जो छोटे छोटे हैं। ओके, तो प्लीज ड्राइव बहुत सेफली करिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट।